अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 का, वो है रियल एंड अपेरेंट वेट। सबसे पहले तो आप ज़रा थोड़ा सा याद कर लें कि हमने वेट किसको कहा था। वेट एक्चुअली एक फ़ोर्स होती है जिस फोर्स से अर्थ किसी भी चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। अर्थ आपको पता है एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, तो मैग्नेट अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स से चीज़ों को खींचता है, उस फोर्स को हमने वेट का नाम दे दिया है। हमें फ़ील होता है कि हम लोग बहुत वेट वाले हैं, तो वो हमें जितना वेट फ़ील हो रहा होता है एक्चुअली वो फोर्स होती है जिससे अर्थ हमें कोशिश कर रही होती है अपनी तरफ खींचने की। अब आपके जहन में ये होगा कि हम खींचते क्यों नहीं हैं। इसकी मेन वजह यह है कि रिएक्शन फोर्स के तौर पर अर्थ की सरफेस भी हमें पुश ऊपर की तरफ कर रही होती है, इसलिए हम बैलेंस रहते हैं। अगर अर्थ सॉफ्ट होती तो हम नीचे की तरफ चले जाते। खैर ये एक अलग सी बात थी। हम इस वक्त सिर्फ वेट वाले ऑप्शन को जहन में रखेंगे, रिएक्शन फोर्स को इस वक्त जहन में नहीं रख रहे। तो इस टॉपिक में हमने दो चीज़ें जहन में डिस्कस करनी है। एक है रियल वेट और एक है अपेरेंट वेट। ये दो किस्म के वेट की टर्मिनोलॉजीज़ पहली दफ़ा आपके सामने आई हैं। वेट तो फोर्स थी जिसके थ्रू अर्थ को अपनी तरफ खींचा गया। अर्थ की सरफेस के ऊपर जो हमें फोर्स फील हो रही होती है या जिसको हम मेजर करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस से, वो हमारा रियल या एक्चुअल वेट कहलाता है। मसलन आप मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स, वेइंग मशीन हो जाए या स्प्रिंग बैलेंस हो जाए, उसके ज़रिए आप किसी चीज़ को वे करेंगे तो इसके दो मेथड होते हैं कि वेइंग मशीन में आप वेट को ऊपर रखते हो, वो ऊपर से नीचे की तरफ खिंचता है। तो जो आपका वो है जो एक लेवल पे जाके आपको एक वो नंबर स्प्रिंग की मदद से मिल रहा होता है, उस नंबर को आप देख लेते हो तो आपको पता चलता है कि ये इसका एक्चुअल वेट था। स्प्रिंग बैलेंस में यानी कि वेइंग मशीन में पुश होता है वेट नीचे की तरफ, और वो फिर एक नंबर एक से डिजिट के एक वैल्यू के तौर पे आपको मिलती है। और स्प्रिंग बैलेंस में चीज़ नीचे वेट को नीचे लटकाया जाता है, वेट उसको नीचे पुल कर रहा होता है। असल में वेट दोनों ही सूरतों में नीचे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन एक में डिवाइस मेजर करने वाली ऊपर है और एक में डिवाइस मेजर करने वाली नीचे है। तो हम पुश और पुल दोनों की मदद से इसको कर सकते हैं। ये तो हो गया एक्चुअल वेट। तरीका दोनों में डिफरेंट था, लेकिन अंदर काम मैकेनिज़्म दोनों का एक ही था। स्प्रिंग यू टर्न होते थे, घूमते थे और वो एक वैल्यू आपको निकाल के देते थे। अगर आप ये देखें कि कोई ऐसा सिस्टम हो कि हम स्प्रिंग बैलेंस वाला जो वेट नीचे लटक रहा है उसको थोड़ा नीचे और अपने हाथ से खींच लें, तो स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर जो वैल्यू नज़र आएगी वो तो ज़्यादा नज़र आ रही होगी। हालांकि बॉडी का असल वेट तो वो नहीं होगा। ये तो हमने अपेरेंटली उसके अंदर ख़ुद से एक पुश और ज़्यादा कर दिया, पुल ज़्यादा कर दिया, तो उसने एक एक्स्ट्रा वेट हमें शो करके दिखाया, तो ये हो गया अपेरेंट वेट। इसके उल्टा अगर हम वेइंग मशीन के ऊपर जो चीज़ रखी है उसके ऊपर अपना हाथ से दबा दें तो वो भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वेट शो करेगी। अब इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि आप स्प्रिंग बैलेंस को नीचे से जो आपने उसकी बॉडी लटकाई हुई है उसको हाथ से थोड़ा सा ऊपर कर दें, हाथ के पुश से थोड़ा सा ऊपर कर दें, तो आपकी जो वेट दिखाई जाने वाली वैल्यू है वो थोड़ी हो जाएगी, तो अपेरेंट वेट कम हो जाएगा। इसी तरह जो वेइंग मशीन के ऊपर चीज़ पड़ी हुई है, आप उसको किसी धागे या वगैरह की मदद से हल्का सा ऊपर उठा लें कि वो टच तो कर रहा हो लेकिन पूरा वेट उसका वेइंग मशीन पे ना हो, तब भी वैल्यू आपको हल्की नज़र आएगी। तो हमने कोई एक्स्ट्रा फैक्टर लगाकर एक्चुअल वेट की वैल्यू को चेंज कर दिया। मशीन तो वही दिखाएगी जो उसको टच हो रहा होगा, जो वो मेजर कर रही होगी, तो ये कहलाएगी अपेरेंट वेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो रीडिंग वेइंग मशीन या स्प्रिंग बैलेंस शो कर रहा है वो है अपेरेंट वेट। और इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं। ये बातें जो मैंने आपको समझा रही हूँ, ये असल में हमारे आज के टॉपिक के मुख्तलिफ केसेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। कि कोई भी ऐसी एक्सटर्नल फोर्स जो हमें कभी ऊपर से पुश करे तो हमारा वेट ज़्यादा फील होगा, कोई ऐसी चीज़ जो हमें नीचे से ऊपर की तरफ पुश करे तो हम हल्के फील होंगे, तो हमारा वेट हल्का हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ें आपने आम ज़िंदगी में भी एक चीज़ देखी होगी। पहले मैं मज़ीद कॉन्सेप्ट आपको आगे करवाते वक्त समझाऊँ कि देखें, वेट जो भी चीज़ हो ना, वो बॉडी में दो चीज़ें होती हैं। हम उसको आम टर्मिनोलॉजी में वेट ही कह रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है मैस और एक चीज़ होती है वेट। वेट एक फोर्स है, उसकी यूनिट है न्यूटन, और वो स्प्रिंग बैलेंस से नापा जाता है।
जबकि दूसरी चीज़ जो है मैस है, मैस वो होती है द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। वो पूरी यूनिवर्स में आप कहीं पे भी चले जाएं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द सेंटर ऑफ अर्थ, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द पुल ऑफ द अर्थ ऑन द बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है। तो जब भी किसी चीज़ के अंदर जितनी भी मैटर ज़्यादा होगा वो अपने अंदर अपनी स्टेट में तब्दीली को अपोज करेगा। ये आपको याद आ रही होगी बात जो मैंने की है, ये इनर्शिया की डेफिनेशन है कि अगर किसी बॉडी में मैस मौजूद है, मैस थोड़ा है, तो उसके जिस भी स्टेट में अगर वो रुकी हुई है तो उस रुकी हुई को चलाने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर वो चल रही है तो रोकने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर वो चीज़ चल रही है और अगर वो मैस ज़्यादा रखती है तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसकी करंट स्टेट के अंदर तब्दीली के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इनर्शिया है वो आपके किसी भी मूवमेंट को अपोज करता है, चेंज को अपोज करता है, जो उसकी करंट स्टेट हो उसमें चेंज को। मसलन आप किसी बॉल को पुश करना चाहते हैं तो आपने कभी स्लो मोशन में नोट करें तो आप जब किसी बॉल को हिट करते हैं तो वो हिट होने से पहले हल्का सा, अगर बहुत सख्त बॉल नहीं है तो हल्का सा बेंट होता है, डेंट पड़ता है उसमें। यानी वो जो थोड़ी सी अंदर उसने मूवमेंट आई उसकी बॉडी के अंदर, वो उसने अपोज करने की कोशिश की, लेकिन हमारी पुश इतनी ज़्यादा थी कि उसको मूव करना पड़ा। इसी तरह अगर आप नोटिस करें, आपने वो कार्टूनों के तो कार्टून्स तो देखे होंगे ना। मसलन अगर कोई एक कैरेक्टर है वो चलता चलता आगे जा रहा है और पहाड़ से आगे एक स्टेप उसने लिया है और फिर उसको फ़ील हुआ है कि भाई मैं तो ये स्टेप आगे ले गया हूँ, और तो वो उस स्टेट के बाद नीचे गिरना शुरू करता है। तो इनर्शिया जो है वो अपनी पुरानी जो भी स्टेट होती है वो उस स्टेट को कंटिन्यू करना चाहता है, चाहे रुका है तो रुका रहना चाहता है, चल रहा है तो चलते रहना चाहता है। इसी तरह ये आपको मैं इनर्शिया की एक एग्ज़ाम्पल दे के फिर अपने करंट टॉपिक की तरफ आऊँगी कि आप जब गाड़ी के अंदर बैठे हुए होते हो, रुकी हुई गाड़ी अचानक चलती है तो आप पीछे की तरफ गिरते हो, क्योंकि आपकी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में थी, ऊपर वाली बॉडी और नीचे वाली बॉडी बस के साथ या गाड़ी के साथ आगे चल पड़ी तो आप पीछे की तरफ गिरे। तो आपकी जो बॉडी थी स्टेट ऑफ इनर्शिया की वजह से रुका रहना चाहती थी, लेकिन बस चल पड़ी तो उसने थोड़ा सा रेजिस्ट किया, रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता। अब ये जो टॉपिक है जो मैंने सारा आपको डिस्कस करके बताया है, वो वजह ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसी की वजह से आपके रियल और अपेरेंट वेट के अंदर चेंज आता है, और वो अपेरेंट और रियल वेट के अंदर चेंज फील होता है। असल में तब्दीली नहीं आ रही होती, सिर्फ फील हो रही होती है। हमारे डिवाइसेस को हम धोखा दे देते हैं थोड़ी देर के लिए इस ख़ास सिचुएशन में। मैस सेम रहता है लेकिन वेट या फोर्स हमें लगता है कि चेंज हो चुकी है। तो हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रियल और अपेरेंट वेट, इसमें चेंजेस मुख्तलिफ केसेस की शक्ल में हम पढ़ेंगे। इसमें आप सोच रहे हैं कि जैसे कोई एक बॉडी है वो हमने एक लिफ्ट में रखी है और लिफ्ट को हमने 4 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मूव करना है, और फिर हम 4 मुख्तलिफ़ तरीक़ों में देखेंगे कि उसके अंदर क्या-क्या तब्दीलियाँ आई उसके वेट के अंदर। पहला केस ये था कि वेट जो है वो हमने उसमें लटकाया हुआ है। लिफ्ट जो है या तो रुकी हुई है या फिर वो यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। अच्छा, इन दोनों केसेस में एक चीज़ कॉमन है। आप 9th का कुछ टॉपिक रिकॉल करें तो आपको याद होगा कि एनीथिंग दैट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैज़ एन एक्सेलरेशन ज़ीरो। एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आ रही, चाहे वो सेम वेलोसिटी ही चलती रहे, अगर तब्दीली नहीं आ रही तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। एक्सेलरेशन इसके अलावा भी एक मामले में ज़ीरो होगी जब बॉडी मूव ही नहीं कर रही, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी है ही नहीं, तब भी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। तो इन दोनों केसेस में अगर हम देखें तो ए ज़ीरो आ रहा है। तो ये जो मैंने केस 1 में लिखा है, सबसे पहले आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि नेट फोर्स किस सूरत में ज़ीरो हो सकती है। एफ नेट जो है वो एम डॉट ए से होता है हमारा न्यूटन्स लॉ में, और ए की जगह हम ज़ीरो पुट करें तो नेट फोर्स हमारी अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो ज़ीरो ही बनेगी। अब हम ये देख रहे हैं कि इस बॉडी में जो कि इस के अंदर हैंग हुई थी,
इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था और इसकी जो टेंशन जो थी जो स्प्रिंग के साथ हमने लटकाई हुई है बॉडी, उसकी टेंशन अपवर्ड है। दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं और इक्वल फोर्सेस हैं। तो हम देखना चाह रहे हैं कि इसमें नेट फोर्स क्या होगी। तो हम वो पुराना फार्मूला 9th वाला ही टॉपिक आप जहन में रखिएगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग वाला। उसमें एफ नेट फोर्स इज इक्वल टू टेंशन माइनस वेट। तो टेंशन माइनस वेट जो है उसमें वेट डाउनवर्ड है, तो आप ए की जगह ज़ीरो पुट कर दें तो आपकी राइट हैंड साइड पे एम डॉट ए तो ज़ीरो हो गया। तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू टेंशन माइनस वेट बना, और आपने वेट को दूसरी तरफ ले गए पॉजिटिव कर दिया, तो वेट इज़ इक्वल टू टेंशन या टेंशन इज़ इक्वल टू वेट। यानी आपको जो भी चीज़ फील हो रही होगी वो एक्चुअल फील हो रही होगी। अपेरेंट वेट इक्वल टू रियल वेट होगा या एक्चुअल वेट होगा। अब हम केस 2 को डिस्कस करने जाते हैं। केस 2 के अंदर आप देखें कि अगर लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अच्छा, फिर से दोबारा से विंग मशीन का जहन में लाएं। अगर कोई चीज़ विंग मशीन के ऊपर पड़ी है और हम नीचे से विंग मशीन को ऊपर की तरफ पुश करें, वेट अपनी जगह पे ही रहे, लेकिन हम विंग मशीन को थोड़ा सा अचानक किसी चीज़ से झटका दे के ऊपर करें, तो आप ये देखेंगे कि वेट अकॉर्डिंग टू इनर्शिया रुकना चाहेगा, ऊपर नहीं जाना चाहेगा। लेकिन चूंकि विंग मशीन नीचे से ऊपर गई तो फॉर अ मोमेंट वो वेट के साथ टच होके थोड़ा सा उसका स्प्रिंग मूव करेगा, और अपेरेंट वेट हमें जो ऊपर इंडिकेटर या ऊपर वैल्यू मिल रही होगी वो थोड़ी ज़्यादा फील हो रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यू टू इनर्शिया वो बॉडी हैवी फील करेगी, उसको नीचे से ऊपर की तरफ उठाया गया है, ठीक है ना, उसको एक्स्ट्रा वेट एक्स्ट्रा पुश मिल रही है नीचे की तरफ से। तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू टेंशन माइनस वेट। तो एफ नेट जो है वो एम डॉट ए के है। अब ये किसी एक्सेलरेशन के थ्रू मूव कर रही थी, तो हमने ए को ज़ीरो नहीं किया, एम डॉट ए ही लिखा है, क्योंकि पिछले केस में हमने ए को ज़ीरो कर दिया था। तो टेंशन माइनस वेट हमने किया। अब टेंशन इज़ इक्वल टू फोर्स प्लस वेट हो गया। फोर्स प्लस वेट होने की वजह से आपने इसकी अगर फोर्स की वैल्यू खोलें तो आप फार्मूला डालें, पुट करें वैल्यू, तो एम डॉट ए हो जाएगा और वेट की जगह एम डॉट जी हो गया। एम कॉमन ले लिया तो हमारे पास एक फैक्टर बन गया ए प्लस जी। तो इस केस में जब एक्सेलरेशन ए से ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, वो थोड़ा सा हैवी फील करेगा। कितना हैवी फील करेगा? एम डॉट ए जितना, ठीक हो गया। यानी ऊपर जाने की सूरत में बॉडी पे अपेरेंट वेट थोड़ा बढ़ जाएगा। थर्ड केस ये है कि लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है एक्सेलरेशन एक से। अब यहाँ पे आपको फिर वहीं पे बात आ गई कि मसलन स्प्रिंग में मैंने आपको समझाना था पहले कि कुछ ऐसा हो कि आप उस चीज़ को हल्का सा एक्स्ट्रा पुश दे दें, ऊपर वाली चीज़ को ऊपर उठा दें या स्प्रिंग वाली चीज़ को भी ऊपर की तरफ उठा दें, तो उसका वेट जो है वो टच होता हुआ फील कम होगा। अपेरेंट वेट हमें लगेगा कि जैसे खाली है, हल्का हो गया। अब यहाँ पर जो वेट है वो वेट माइनस टेंशन है, क्योंकि वो चीज़ नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो वेट ज़्यादा है, टेंशन कम हो गई है। तो आपने नेट फोर्स की जगह एम डॉट ए लगा दिया, वेट की जगह एम डॉट जी लग गया, और अब आपने टेंशन को इस तरफ लेके जाना है। टेंशन को हम इस तरफ लेके गए तो एम डॉट ए माइनस वेट की वैल्यू एम डॉट जी निकली। तो अब आपने माइनस टी को पॉजिटिव करने के लिए मल्टीप्लाई बाय -1 किया, तो टेंशन इज़ इक्वल टू माइनस एम डॉट ए प्लस एम डॉट जी। तो अब आपने क्या किया, एम कॉमन ले लिया, तो जी माइनस ए। तो अब आपको यूँ होगा कि थोड़ा सा वेट कम फील हो रहा होगा, क्योंकि जी माइनस ए हो रहा है, ग्रेविटी में से एक्सेलरेशन माइनस हो रही है, एक फैक्टर कम हो रहा है, तो एक्चुअल वेट से आपको लेस वेट फील होगा। लास्ट केस है। लास्ट केस जो है उसमें हम एक ऐसी सिचुएशन लेने लगे हैं जैसे सैटेलाइट वगैरह में या आप मून के ऊपर फील करते हो कि कोई चीज़ जो है इट इज़ फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। आप किसी चीज़ से जुड़े हुए नहीं हो, कोई चीज़ आप पर एक्ट नहीं कर रही, बस आपको ऊपर से नीचे फेंक दिया गया है। तो लिफ्ट अचानक कोई रस्सी टूट जाए या कोई मिसहैप हो जाए, तो वो अचानक कुछ हो जाए, तो वो नीचे की तरफ जब गिरेगी तो वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी गिर रही होगी। तो इसका मतलब है उसकी जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब एफ नेट इज़ इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी हो गया। अब एफ नेट एम डॉट ए है
और वेट भी एम डॉट ए हो गया, क्योंकि जी की जगह पे भी हमने ए डाल दिया है। तो अब ये एम डॉट ए है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो टेंशन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब उसको कोई टेंशन फील नहीं हो रही होगी, हालांकि उसका मैस मौजूद है, पर उसको कोई वेट कोई टेंशन फील नहीं हो रही होगी। वो वेटलेसनेस की कंडीशन को ऑब्ज़र्व कर रहा होगा। तो बेटा ये सारे हमारे केसेस थे। ये सारे केसेस हमें आम ज़िंदगी में भी मिलते हैं, और इस वेटलेसनेस वाला टॉपिक लास्ट में इसलिए रखा गया है कि इसके बाद फ़ौरन सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट और वेटलेसनेस वाले सारे टॉपिक्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे आपका बेस बनाया जा रहा है कि मून पर या अर्थ से जितना दूर हम होते जाते हैं, वजह क्या है कि हम